एक कमरे के ससुराल में 5 बहू की सुहागरात। रमेश और सरोज के 5 बेटे थे, साहिल, आयुष, रॉकी, आशु, कबीर। हाल ही में वो अपने 5 बेटों की शादी 5 सुंदर सुशील लड़कियों से करवा देती है, जिनका नाम प्रिया, गीता, पाखी, सुनैना और आलिया था। सरोज एक साथ अपनी 5 बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, तुम 5 का स्वागत है। अब ये एक कमरे का ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, सब कुछ है। हाँ बच्चों, जाओ आराम से रहो। वो रही तुम्हारी 5 की सजी हुई सेज। What? हम 5 के अपने पर्सनल रूम नहीं है? हम 5 एक साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे? ये तो बहुत गलत है। अब जो भी है यही है। जैसे हम 5 मम्मी पापा के साथ रह रहे थे, वैसे ही तुम सबको भी रहना होगा। हाँ, साहिल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम सब आराम करो। हे भगवान, हमारी सुहागरात का क्या होगा? सुनैना, पागल हो या तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम सब चिंता क्यों करती हो? वो पर्दा डाला है ना, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम 5 आराम से रह सकती हो। डिस्गस्टिंग, ये बहुत गलत है। तभी 5 पति पत्नी अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। सास ससुर भी अपने बिस्तर पर सो जाते हैं कि गीता साहिल से कहती है, साहिल, ये बहुत छोटी जगह है, हमें कैसे रहेंगे? और हमारी सुहागरात का क्या? शादी की रात कितनी जरूरी होती है। यहाँ इतने सारे लोगों के बीच हमारी सुहागरात कैसे बनेगी? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। और ये पर्दा तो है ही, लाइट ऑफ हो चुकी है, तो किस बात का डर? मम्मी पापा भी सो गए हैं। जरा मेरे थोड़े और करीब आ जाओ। हाँ, तुम्हारी नमकीन आंखों में डूबना चाहता हूँ मैं। तुम भी ना कितने नॉटी हो, और प्यारे भी। पहले मेरा जूड़ा खोलो। साहिल और गीता की तरह चारों पति पत्नी भी अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे थे। तभी प्यास लगने के कारण सरोज उठ कर आती है, तो थोड़ा सा पर्दा खुला होने पर वो देखती है कि उसका बेटा साहिल गीता के बालों का जूड़ा खोल रहा था। शिव शिव शिव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अंधेरे में भी बच्चों का मुझे ये सब दिख रहा है। अपने बच्चों की तरह मैं भी जवान हूँ, पानी पी लेती हूँ। ये कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ाती है तो रॉकी और पाखी की अजीब आवाज सुनाई देती है। अरे पाखी, अरे बस यार पाखी, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें बताता हूँ, ये लो हुई गुदगुदी। तुम पागल हो ना, अभी तुम्हें बताती हूँ मैं भी। अब मजा आया? बड़े आए मुझे गुदगुदी करने वाले। दोनों एक दूसरे को गुदगुदी करके छेड़ रहे थे। उनकी हंसती हुई आवाज सास को कुछ अजीब लगती है। अरे मोरी मैया, ये बच्चे भी ना, इनकी आवाजें सुनकर तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। अब पानी पी लेती हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो कबीर आलिया की बातें सुनती है। इतने में रमेश आ जाता है। अरे सरोज, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो पानी पीने गई थी ना। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम बच्चों की बातें सुन रही हो, एक कमरे होने का फायदा उठा रही हो। जी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो तो बस मुझे आपके और मेरे दिन याद आ गए बच्चों को देखकर। अरे दिन याद आ गई या रातें? आप भी ना। आई लव यू सो मच आलिया, थोड़ा मेरे और क्लोज आओ। पहले ये तो उतार दो चूड़ियां, वरना तुम्हें ही चुभ जाएंगी। अरे तुम भी हद करती हो, चलो यहाँ से। तभी सास ससुर जाकर सो जाते हैं। वहीं आशु और सुनैना मच्छर से लड़ते हुए कहते हैं, अरे आशु, ये सब क्या है? देखना कितने मच्छर तंग कर रहे हैं। ऐसे हमारी सुहागरात बनेगी क्या? ऊपर से एक कमरा और 5 बहू बेटे। अरे तो क्या हो गया डार्लिंग, अब एडजस्ट कर लो, यही है। गुस्सा आ रहा है, ऊपर से गर्मी। एक ही पंखे की हवा कहाँ कहाँ जाएगी? अरे जान, सुनो तो मेरी बात। आशु इतना कहता ही है कि सुनैना उसे धक्का मारती है और धक्के से वो पर्दे के बाहर अपने भाई आयुष के पास पहुंच जाता है और वो कहता है, अबे पागल है क्या? हाँ, यहाँ क्या कर रहे? तेरी भाभी और मैं बातें कर रहे थे और तुम दोनों लड़ रहे हो। अरे सॉरी भाई, सॉरी भाई, वो मच्छर से परेशान हो गई। मच्छर को मारने के चक्कर में उसने मुझे धक्का मार दिया। अरे देवर जी, यहाँ हमारा कुछ शुरू हुआ नहीं और आप पहले टपक गए। जरा जाइए। तभी आशु अपने बिस्तर पर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद 5 पति पत्नी गर्मी से परेशान होते हैं, कुछ मच्छरों से तो कुछ जगह कम पड़ जाने से आपस में लड़ झगड़ कर सो जाते हैं। नींद पूरी होती नहीं है। इससे पहले सास कमरे की लाइट जला देती है और कहती है, अरे मेरी 5 बहू रानियों, कब तक सोती रहोगी? चलो उठो। अरे मम्मी जी, वैसे ही रात को सही से सो नहीं पाए और आपने भी जगा दिया। अब से रोज इसी टाइम जागना होगा बहुओं।
ये सुनकर पांचों बहू नहाने चली जाती हैं, तो एक ही बाथरूम के लिए लड़ने लगती हैं। जैसे तैसे वो नहा लेती हैं तो फिर शीशे के सामने तैयार होने के लिए लड़ती हैं। अरे मुझे तैयार होने दो दीदी, मुझे ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। अरे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, पहले मैं तैयार होंगी। अरे तुम पांचों क्यों लड़ रही हो, बारी बारी से तैयार हो जाओ। जानती हो एक ही कमरा है, अब रसोई के लिए मत लड़ना, एक बहू तैयार होकर रसोई में लग जाओ। माँ जी आपके लिए कहना आसान है, लेकिन हम पांचों को समझना मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद पांचों बहू लड़ झगड़ कर पहली रसोई का खाना भी बना लेती हैं, जिसे खाकर सब तारीफ करते हैं और अपनी पांचों बहुओं को शगुन देते हैं। वक्त गुजरता है, पांचों बहू एक कमरे में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। पांचों बहू परेशान होकर कहती हैं, हद हो गई दीदी, पता है मैं कब से सुहागरात मनाना चाहती हूँ, लेकिन एक कमरे का ससुराल इसे होने ही नहीं दे रहा है। मैं अपने पति के करीब ही जाऊं तो उन्हें शर्म आ जाती है, वो सब छोड़ देते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं, शादी के दिन से मैं ही इसी आस में हूँ कि कब सुहागरात पूरी होगी, लेकिन जगह ही नहीं होती। और ये घर यहाँ से तो सास ससुर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही तो मक्खी की तरह गुड़ पर बैठे रहते हैं। खुद तो माँ जी ने 5-5 सपूत कर दिए और यहाँ हमें एक करने का मौका नहीं मिल रहा। अरे सिर्फ यही नहीं, अच्छा नहीं लगता एक ही घर में रसोई हो, पूजा घर हो, बाथरूम भी, बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। ये सब चीजें हमें अपने पतियों को समझाना होगा, वरना ऐसे तो सालों बीत जाएंगे। हमें फैसला लेना होगा, ऐसा करते हम घर छोड़कर चले जाते, वैसे भी हमारी कोई बात नहीं समझेगा। दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। उन पांचों बहुओं की बात पांचों बेटे और सास ससुर सुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुओं की मनोदशा समझ आ जाती है। अरे सरोज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा पांचों बहू बेटे एक कमरे के ससुराल में रह लेंगे, लेकिन जमाना बदल गया है और ये संभव भी तो नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारे कारण बच्चे ठीक से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत भी नहीं कर पाए। अकल के उल्लुओं, अरे कम से कम तुम तो अपनी पत्नी की बात समझ जाते, मुझे बता देते। तुम पांचों की पत्नियां जाने वाली हैं, जाकर रोको। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें रोकना ही होगा। अब हमें इस घर को बनवाना ही होगा। हम पांचों भाई बहुत मेहनत करेंगे। हाँ आयुष, ये हमें करना ही होगा। पांचों पत्नियां अपना बैग उठाकर जा रही थीं कि उनके पति उनका बैग पकड़कर रख लेते हैं, तो पत्नियां कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो हमें, हम एक कमरे के ससुराल में नहीं रहेंगे। देखो पाखी, मैं जानता हूँ एक कमरे की वजह से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इन चारों को दिक्कत हुई है, और इस बात के लिए हम पांचों भाई माफी मांगते हैं। कुछ ही वक्त में हम घर को तैयार करवा लेंगे, फिर सब अपने पर्सनल रूम में रहेंगे। अब तो प्लीज मत जाइए आप सब। हाँ बहुओं, मत जाओ, हमने तुम पांचों बहू की सारी बात सुन ली है, हमें अपनी गलती का पछतावा है। ठीक है माँ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह पांचों बहू अपने सास की बात सुनकर घर में रुक जाती हैं और अगले दिन से ही पांचों बेटे घर बनवाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में 5 फ्लोर बनकर तैयार हो जाते हैं, जहां पांचों बहू बेटे बड़े खुशी से रहते हैं और अपने अधूरी सुहागरात को पूरा कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अंकित एक बहुत बड़े ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है। उसके नीचे गहरा समुंदर होता है। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, इससे अच्छा तो मैं मौत को गले लगा लूं। इतना कहकर अंकित ब्रिज पर खड़ा हुआ नीचे समुंदर की गहराई को नापने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है। जैसे ही वो अपनी दूसरी तरफ देखता है, उसके बराबर में ही एक औरत रो रही होती है। अंकित उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आप जानती हो ना यहाँ कितना खतरा है। अगर जरा सा भी पैर फिसल गया तो आप इस समुद्र में गिर जाओगे। सोचना क्या है बेटा, जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। अब इस जिंदगी को पूरी तरह खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन मरने के लिए आपने क्यों सोचा? आपकी ये हालत कैसे हुई? मेरे बेटे की पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और यहाँ से अमेरिका चली गई। तब से मैं दर दर की ठोकर खा रही थी, लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन अब और नहीं बर्दाश्त होता, मैं मरकर अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हूँ। लाजवंती की ये बात सुनकर अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लाजवंती से कहता है, आप किसी की माँ हो और उसको आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। यहाँ मेरी माँ नहीं है और मैं इतना परेशान हूँ। काश आप मेरी माँ होती। क्या मैं आपको अपनी माँ कह सकता हूँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। तू मुझे माँ कहकर पुकार सकता है, लेकिन अब क्या फायदा। ये तेरी माँ कुछ ही वक्त में भगवान को प्यारी हो जाएगी। नहीं माँ, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। पहले ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। एक कार एक्सीडेंट के दौरान मेरा पूरा परिवार भगवान को प्यारा हो गया, जिसमें मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई। जब मैंने आपको अपनी माँ बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूं। आप मेरे साथ चलो प्लीज। आज से आप मेरे घर पर रहोगी। अंकित लाजवंती को अपने साथ अपने घर ले आता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अंकित लाजवंती की बिल्कुल एक माँ की तरह देख रेख करता है। वही वो एक अनाया नाम की लड़की से प्यार भी किया करता था, जिसके बारे में वो लाजवंती को बताता है। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये उस लड़की की फोटो है। क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है। ये तो बहुत सुंदर लड़की है। और फिर भला जब तूने इस लड़की को पसंद किया है तो इसमें कोई कमी कैसे हो सकती है। तू तुरंत इस लड़की से शादी कर ले और मेरे लिए बहू ले आ। अंकित अनाया से शादी कर लेता है और उसे शादी करके अपने घर पर ले आता है। शादी के कुछ दिनों तक अनाया अंकित का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और लाजवंती का भी। एक दिन अनाया सब्जी मंडी में सब्जी लेने पहुंच जाती है, जहां उसे उसके पड़ोस की बहू श्वेता मिल जाती है। अरे वाह अनाया, तुम भी यहाँ पर सब्जी लेने आई हो क्या? आज रात के डिनर के लिए? सोच रही थी कि आज मैं मिक्स वेज की सब्जी बनाऊं। अंकित जी और माँ जी को बहुत पसंद है। क्या कहा? माँ जी? लेकिन तुम्हारी सास जिंदा कहाँ है? ओह अच्छा, अब समझी। वो जो बूढ़ी औरत बेचारी गरीब थी, अंकित उसे अपने साथ घर ले आया था, उसी को तुम अपनी सास मानती हो? ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम सही से बताओगी मुझे? श्वेता अनाया को अंकित की फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद अनाया के मन में उस लाजवंती के लिए जहर भर जाता है। कितने भोले भाले हैं मेरे पति, उन्हें तो कोई भी झूठ बोल सकता है। मैं जानती हूँ वो कोई अच्छी औरत नहीं है, बल्कि एक लालची औरत है जो हमारे घर में पैसों के लालच में घुस आई है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उस औरत को उस घर से निकाल फेंकूंगी। अनाया वापस घर लौट आती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर मिक्स वेज की सब्जी बनाती है। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि इस बुढ़िया को नानी याद आ जाएगी। अनाया ऐसा कहने के बाद लाजवंती के खाने में कई सारी लाल पिसी हुई मिर्ची और नमक डाल देती है, जिसके बाद वो खाना बनाकर लाजवंती के कमरे में लेकर जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, ये लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन बहू, तू तो जानती है मैं अंकित के बिना खाना नहीं खाती हूँ। पहले अंकित को आ जाने दो, उसके बाद हम सारे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे माँ जी, आज अंकित और मैं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए आप खाना खा लीजिए। अच्छा, मैं समझ गई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अनाया वहाँ खाने की प्लेट रखकर चली जाती है और अंकित के साथ बाहर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करती है। वहीं जब बेचारी लाजवंती खाना खाती है तो इतनी सारी मिर्ची से उसका मुंह बहुत ज्यादा जलने लगता है, लेकिन रसोई में भी उसे पानी नहीं मिलता। अरे ये क्या, मेरा तो जलन से मुंह जला जा रहा है और यहाँ एक बूंद पानी तक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तभी लाजवंती की नजर घर के टॉमी के बर्तन पर पड़ती है, जिसमें पानी भरा रखा होता है। वो अपने मुंह की आग को बुझाने के लिए घर के टॉमी का पानी पी लेती है, जिससे उसको थोड़ी शांति मिलती है। रात को देर से अंकित घर पर आता है। अंकित सीधा अपने कमरे में सोने चला जाता है। उसके सोते ही अनाया लाजवंती के कमरे में जाती है। तो बताओ, कैसा लगा मेरी नकली माँ जी, मेरे हाथों का खाना? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी औरत हो तुम, जो मेरे पति के पैसों पर नियत जमाकर इस घर में बैठी हो? बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? अंकित मेरे बेटे जैसा है, मैं उसके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती। अपने इस भोलेपन का जादू तुम मुझ पर नहीं कर सकती। मेरे पति भोले हैं तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इस घर में रुकने नहीं दूंगी। और ये तो डेमो मिला था,
अगली बार से तुम्हारा घर में जीना हराम कर दूंगी। अनाया उस दिन के बाद से लाजवंती का जीना हराम कर देती है। इस बात की अंकित को कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसकी कुछ फाइल लेने घर पर जाता है, जहां वो अनाया को लाजवंती के हाथ पैर बांधकर उसे मारते हुए देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? मुझे अंकित को वीडियो कॉल करनी चाहिए शायद। अर्जुन फौरन अंकित को वीडियो कॉल करता है, जिसके बाद अंकित वीडियो कॉल पर अपनी आंखों से लाजवंती के ऊपर अनाया को अत्याचार करते हुए देख लेता है और वो फौरन वीडियो कॉल काटकर अपने घर पहुंचता है। माँ, कहाँ है अनाया? कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं मुझे, माँ जी तो मंदिर गई थी, उसके बाद आई ही नहीं। अंकित एक जोरदार तमाचा अनाया के मुंह पर मारता है। मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद मेरी माँ के ऊपर कैसे अत्याचार करती हो। एक तो मैं तुम्हें उस बूढ़ी औरत से बचा रही हूँ, वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी, और तुम हो कि मुझे ही मार रहे हो। उस औरत ने मुझे वो माँ का प्यार दिया है जिसके लिए मैं सालों से तड़प रहा हूँ। तुम उसके ऊपर इतना इल्जाम लगा रही हो। अरे अगर मुझे अपनी सारी दौलत संपत्ति उनके नाम करनी पड़े ना, तब भी मुझे कोई मलाल नहीं है। अगर आज मुझे मेरी माँ नहीं मिली तो याद रखना, मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अंकित गाड़ी लेकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हर एक गली, हर एक सड़क ढूंढने के बाद उसे एक पार्क में लाजवंती रोते हुए नजर आती है। वो लाजवंती को अपने साथ वापस घर लेकर आता है, जहाँ अनाया को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो लाजवंती से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मेरी गलतफहमी चूर चूर हो गई। जो हुआ उसे भूल जाओ बहू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उस दिन के बाद से अनाया लाजवंती की अच्छे से देखरेख करती है और उसे अपनी बिल्कुल असली सास का दर्जा देती है, जिसके चलते वो सभी एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।